चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब पिछले सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया। हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली समझने की कोशिश की। नॉट ओनली दैट, हर एक प्रोसेस कवर होने के बाद कुछ एलिमेंट्री न्यूमेरिकल्स भी हमने या इलस्ट्रेशंस भी हमने उसमें डिस्कस किए। अब एट लास्ट इस पूरे सीक्वेंस ऑफ लेक्चर को हम एक कंक्लूडिंग पॉइंट पर लाते हैं और आज के इस लेक्चर में हम कुछ मिसेलेनियस एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। मिसेलेनियस इन अ सेंस के the examples which may include every and all type of thermodynamic process, right from cyclic you consider, you may say a kind of irreversible process, you may say isobaric process, isothermal process, isochoric process, and even including adiabatic process. तो एक कलेक्टिव पूरी अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, तब जाके हम इन एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा है, हर एक क्वेश्चन को काफी सारा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होगा। एंड वंस वी नो दी थ्रू आउट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, वी मे डू इट फास्ट बिकॉज वी आर इन द लर्निंग फेज। सो थोड़ा सा हम स्लो स्लो आगे चलते जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसमें तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। एम आई ऑडियोबल क्लियरली? आवाज मेरी साफ आ रही है? यस यस। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, आप जल्दी से थोड़ा रिस्पॉन्स करें सो दैट आई मे मूव ऑन। क्लियर है वॉइस? यस सर। ओके, चलिए तो इस सीक्वेंस में हम अपने पहले क्वेश्चंस के साथ या पहले क्वेश्चन के साथ कह लीजिए आगे बढ़ते हैं। आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल इटसेल्फ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको एक सिलेंडर दिया गया है एंड द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर कंडक्टिंग। ये जो सेंटेंस है ना यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सिलेंडर के वॉल्स कंडक्टिंग है, मतलब इसमें से हीट पास हो सकती है और अगर हीट एक्सचेंज हो जाती है तो इट कैन नॉट बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। बाकी ये कुछ भी हो सकता है, आइसोबारिक आइसोकोरिक कुछ भी हो सकता है ये, बट ये एडियाबैटिक नहीं होगा बिकॉज कंडक्टिंग वॉल्स में अलाउ द हीट टू पास थ्रू। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है वो T है। पिस्टन इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है, मतलब गैस के अंदर का प्रेशर और एनवायरनमेंट जो बाहर है, आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर, दोनों के प्रेशर सेम है। फर्दर ऑन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ N मोल्स हैं। अब पिस्टन को हमने स्लोली स्लोली जो है वो बाहर की तरफ पुश किया एंड वी पुश्ड इट। एक्सटर्नल एजेंट ने ये काम किया है, मतलब गैस खुद से एक्सपांड नहीं हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस अडॉप्ट हुआ है कि हमने इसमें वॉल्यूम को डबल कर दिया है। तो फिर हमसे ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। नाउ वी मे हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक और बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन हुआ है ये काफी स्लो हुआ है। अब देखिए, स्लो तरीके से जब कोई गैस एक्सपांड होती है और वो भी कंडक्टिंग वॉल्स को रखते हुए, तो मोर लाइकली चांस होता है कि यहाँ पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो, ठीक है। देयर इज अ लॉट मोर चांस कि ये किस तरीके का प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द सिचुएशन। ये ऐसा कुछ सिलेंडर होगा और ये इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन है, मान लेते हैं कि पिस्टन यहाँ पर है। अब जाहिर बात है गैस के अंदर से कुछ प्रेशर आ रहा होगा, लेट्स से वो P है। एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर आ रहा होगा, लेट्स से वो P नॉट है। पिस्टन एरिया आप कह सकते हो A है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है लेट्स से कि वो D है। अब हमने क्या किया, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, लेट्स से कि ये एक्सटर्नल फोर्स है और इसकी वजह से ये एक्सपांड होके यहाँ चला गया। तो जाहिर बात है पहले जितना डिस्टेंस था बाद में भी उतना डिस्टेंस हुआ हो, ठीक है। पहले जितनी वॉल्यूम थी बाद में उतनी ही वॉल्यूम एक्सपांड हो गई, तो वॉल्यूम उसका एक्सपांशन के बाद 2V हो गया होगा, एंड सो ऑन।
तो हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ ये जो वर्क डन हुआ है ये कितना हुआ है। तो फर्स्ट अप्रोच में थोड़ा सा लेंदी तरीके से, एक्सप्लेनेटिव तरीके से आपके सामने रखता हूँ, फिर बाद में मैं इसका एक एनर्जी मेथड से भी आपको बता दूंगा। दोनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ये देखें कि इस पिस्टन पर फोर्स की क्या कंडीशन है। तो बेटा इसमें तीन अलग अलग फोर्सेस डेवलप होते हैं। एक वो फोर्स जो हमने एक्सटर्नली लगाया, दूसरा वो फोर्स जो गैस की वजह से लग रहा है, और तीसरा वो फोर्स जो एनवायरमेंट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लग रहा है। ठीक है। अब हम केयरफुली अगर इस बात को लिखें, कंफर्म करें, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि P इंटू ए, करेक्ट जा रहे हैं, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, प्लस एक्सटर्नल, प्लस एफ एक्सटर्नल, इट शुड बी इक्वल टू पी नॉट इंटू ए। करेक्ट हुआ? यस। तो सीधा सा मतलब ये समझ में आया कि एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट इक्वल टू पी नॉट इंटू ए माइनस पी इंटू ए। करेक्ट है। अब हमें लिखना है वर्क डन। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो जारी बात है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्सटर्नल फोर्स इनटू व्हाटएवर द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इट टेक्स। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक फाइनली डी होने वाला है, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों में होगा ना। पहले पिस्टन यहाँ था, फिर यहाँ, 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 ऐसा करते करते ये यहाँ तक पहुंचा। तो हर एक स्टेप में जितना जितना वर्क डन हुआ होगा उसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। इज इट ओके? Such that कि if we just continue with this work done, तो we may write f external। अब f external तो दो पार्ट्स में है, p नॉट a into dx, अगेन माइनस इंटीग्रेशन p into a into dx। आर थिंग्स क्लियर? यस। ओके। अब देखो a इंटू डी डी एक्स, ये जो फैक्टर है, या चलिए इस पर मैं इंटीग्रेशन ऐसे लगाता हूँ, ये पी नॉट है, ये तो कांस्टेंट ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। पी नॉट चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो कांस्टेंट ही है। तो इंटीग्रेशन सिर्फ dx का होगा, तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग यहां से लेके यहां तक dx में जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो हम कहेंगे कि जीरो से लेके उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस d तक हो रहा है। आर थिंग्स क्लियर? यस। दूसरा ये जो p है ये इंटर अंदर का प्रेशर है। अब अंदर का प्रेशर चेंज हो सकता है क्योंकि आप पूरी तरीके से वॉल्यूम बदल रहे हो। ऑल्दो आप स्लो प्रोसेस करा रहे हो तो आप आइसोथर्मल कंडीशन में हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। तो क्यों ना इस चीज को यहां से हटाया जाए और इसे हटा के कुछ ऐसे लिखा जाए। ध्यान से देखें, तो ये वर्क डन, इनिशियल प्रोसीजर तो बच्चों जैसा वैसा, जीरो टू डी पी नॉट ए डी एक्स माइनस, अगर आप ध्यान देते हैं तो पी को हम ऐसे लिख सकते हैं एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। करेक्ट है? यस। इंटू ए डी एक्स। अब यहां जो इंटीग्रेशन चलेगा ना वो तो वॉल्यूम के प्रोस्पेक्टिव में चल रहा है। तो आप देखें इनिशियल वॉल्यूम जो है वो वी नॉट है, ऐसे मान के चलते हैं, कुछ वॉल्यूम बोला नहीं है तो मैं बस उसको वी नॉट ले लेता हूं। चलिए इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है और फाइनल वॉल्यूम जो है ये टू वी नॉट हो जाएगी, क्योंकि डबल हो गई ना वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं टू वी नॉट। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो वी विल बी गेटिंग पी नॉट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ए आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, जीरो टू डी, इंटीग्रेशन विल बी ऑन डी एक्स माइनस एन आर टी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, वी नॉट से लेके टू वी नॉट, वन अपॉन वी, और अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो डीवी। अब आप सोचेंगे डीवी कहां से आया? एरिया इंटू ये डीएक्स। जरा पिस्टन को रियलाइज करें बच्चों, ये ऐसी सिचुएशन है ना, ये पिस्टन यहां था, मान लीजिए पिस्टन हल्का सा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो ये जो नया वॉल्यूम यहाँ पे आया है ये डीएक्स इसकी लेंथ है और एरिया उसका वही है। तो ये जो इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है वॉल्यूम में, ऐसा बढ़ते बढ़ते ही टोटल फाइनली ये डबल होने वाला है ना। तो ये जो छोटा सा इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, तो एरिया इंटू डीएक्स, ये भी तो वॉल्यूम ही बनेगा, ये इनफैक्ट ये चेंज ऑफ वॉल्यूम ही बनेगा। ए इंटू डीएक्स डीवी लिख सकते हैं, यस और नो? और यहाँ पे हम खास डीवी लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ
वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आप मुझसे कह सकते हैं सर यहाँ भी डीवी लिखो, तो यहाँ हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे सीधे सीधे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक हो गया? Yes. अब और आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हमें मिला पी नॉट ए, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो d आ जाएगा। आई होप आप ये जल्दी से समझ पाते हैं। Mm. ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन करें, बताइए क्या आएगा? Ln. करेक्ट है, Yes. वी नॉट से लेके 2v0। तो बेटा ये हो गया पी नॉट वी नॉट। सोचें, a इंटू डी, ए इंटू डी, ठीक है, पुरानी कंडीशन, ये एरिया पिस्टन का और ये डी सिलेंडर की हाइट या उसकी डेप्थ जो भी मान लें आप। तो क्या ये वी नॉट वॉल्यूम को बता रही है, ए इंटू डी? Yes. तो ये ए इंटू डी हो गया। ये माइनस में चले एन आर टी, क्या ये ऐसा हो जाएगा? एल एन ऑफ 2v0 माइनस एल एन ऑफ v0, अपर Mm. लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप इस चीज को भी जल्दी से रियलाइज करें, पी नॉट वी नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, Yes. माइनस एन आर टी एल एन ऑफ 2v0 डिवाइडेड बाई v0। ये भी क्लियर हो गया? Yes. लॉग में हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इट विल टेक अ रेशियो, v0 फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बाकी बचा? Not. एन आर टी माइनस एन आर टी एल एन ऑफ 2, करेक्ट है? Yes. henceforth we may end up writing वर्क डन हो गया एन आर टी माइनस या 1 माइनस एल एन ऑफ 2, एन आर टी आपने कॉमन लिया, तो इतना वर्क डन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर थिंग्स क्लियर? Yes. सो दिस इज द केस। अब क्या हम इतना बड़ा जो कैलकुलेशन है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, आसान कर सकते हैं क्या, इजी कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। आई हैव सिंपल सॉल्यूशन फॉर दिस होल कैलकुलेशन, छोटा सा सॉल्यूशन भी है मेरे पास एक, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये चीज आप बच्चों रियलाइज करिए कि हमने कंडक्टिंग वॉल्स इस्तेमाल करी हैं, इसका मतलब हीट बाहर थ्रो हो सकती है, और अगर हीट बाहर थ्रो हो रही है और उसमें हमने स्लो प्रोसेस अडॉप्ट किया तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहां पर आइसोथर्मल कंडीशन ऑफ प्रोसेस जरूर फॉलो भी होगी, करेक्ट है? Yes. मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नहीं. अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होता है तो ओवरऑल गैस की काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. नहीं पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये लिखना है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। ना वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो भी टोटल वर्क हो सकता है वो हमेशा इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। Yes. 11 में पढ़ा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम। अब टोटल वर्क यानी कि यहाँ पर कितने तरीके से काम है, तो बच्चों सबसे पहला वर्क जो है ना वो गैस का है कि वो एक्सपांड हो रही है। उसके बाद दूसरा वर्क जो है वो एटमॉस्फियर का है, ठीक है ना, क्योंकि एटमॉस्फियरिक रेफरेंस में भी यहाँ पे ये अपोजिट नेचर बन रहा है ना उसका। तीसरा यहाँ पे हम वर्क एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सटर्नल एजेंट जिसके जरिए हमने फोर्स लगाया, ये सब वर्क मिला के कितना होना चाहिए? 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, और ये टोटल में 3 पार्ट्स हो गए। करेक्ट हो गई बात? Yes. अब मेरी एक बात बताइए कि गैस का अपने लेवल पर जो एक्सपांशन हो रहा है बच्चों, वो एक्सपांशन तो आइसोथर्मल है, यस और नो? अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसा आता है? तो आंसर है एन आर टी एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। खत्म हो गई बात। याद आया कुछ? 2.303 लॉग लिखते हैं ना, तो मैंने लॉग नहीं लिखा, एल एन लिखा, लॉन लिखा। तो
आइसोथर्मल की कंडीशन अगर मैं ओबे करता हूं तो क्या ये वर्क डन nRT ln ऑफ 2 V0 अपॉन V0 आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, yes, प्लस की बजाय आ जाएगा माइनस। एटमॉस्फेरिक लेवल पे कितना वर्क डन हुआ, तो एटमॉस्फेयर तो उस पिस्टन को अंदर ही दबा रहा था, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो पिस्टन बाहर आ गया। तो एटमॉस्फेयर का वर्क डन जो है ना हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का फोर्स उसको अंदर दबा रहा है लेकिन फिर भी पिस्टन बाहर आया। तो ये वर्क डन कैसा हुआ, तो आंसर सिंपल है P नॉट dV, चेंज इन वॉल्यूम P dV, सिंपल। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट है बच्चों, yes, एटमॉस्फेयर के लेवल पर सोचे, गैस के लेवल पर नहीं, एटमॉस्फेयर के लेवल पर सोचे तो उसका प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन हम हमेशा P dV लिखते हैं। फिर प्लस, अब एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया ये हमें पता नहीं है, तो हम बस उसे जैसा है वैसे लिख देंगे और जीरो बोल देंगे। अब ये चीज बच्चों आप सॉर्ट आउट कर लें तो क्या ये ऐसी हो जाएगी nRT ln ऑफ 2, V नॉट कट गया, माइनस P नॉट dV क्या है जरा सोचें आप, तो dV है बच्चों फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आप करें तो कितना हो गया, V0, nRT ln ऑफ 2 माइनस P नॉट V नॉट प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां पर ये तो कंटिन्यू कर लेते हैं, nRT ln ऑफ 2 माइनस P नॉट V नॉट की जगह आप क्या लिखोगे, nRT PV इज इक्वल टू nRT, पहले से टेम्परेचर तो T था, T नॉट T0 बोलने की जरूरत नहीं है, पहले से टेम्परेचर T था, फिर प्लस में ये एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों अब इसको रीअरेंज करो तो वर्क डन एक्सटर्नल हो गया हमारा nRT पॉजिटिव माइनस nRT ln ऑफ 2, चुपचाप से nRT को कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ 1 माइनस ln ऑफ 2, हो गया आसान एकदम। ठीक है, तो इतना सारा इंटीग्रेशन और पूरा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, सही तरीके से हर एक प्रोसेस का वर्क डन अगर आपको लिखने आता है तो यू आर डन विद द सॉल्यूशन। कोई डाउट? मैंने आपको पहले ही बोला क्वेश्चन टफ है, तो प्लीज चीजों को ध्यान से समझें। ठीक हो गया? ऐसा नो? yes, yes, sir. बॉयज बॉयज भी जरा रिस्पॉन्स करें भाई। यस, आ गया ठीक से? चलिए कंटिन्यू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें एक आइडियल गैस है, इनिशियल प्रेशर P और V है, मतलब आप देखें किसी का कुछ कमेंट आया, इंटीग्रेशन की लिमिट D से 2D क्यों नहीं लिया। अच्छा, ये गुड क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे इस जगह पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो हम इसको राइट फ्रॉम बिगिनिंग नहीं देख रहे हैं। पिस्टन की इस पोजीशन को हम जीरो मानते हैं और यहां से एक्सपांशन करा रहे हैं, तो सिर्फ एक्सपांशन की लिमिट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम ये पोजीशन पिस्टन की क्या मानेंगे, जीरो, और यहां से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का वो डी हो गया। डी से 2D अगर मैं करता हूं, चलो तुमने जैसे बोला वैसे करते हैं, डी से 2D करते हैं, तो जब इंटीग्रेशन पूरा करोगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2D माइनस डी करोगे तो डी ही आएगा, है ना मजेदार? Yeah. ठीक है ना, अगर तुमने यहाँ पे d से 2D किया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट 2D माइनस लोअर लिमिट d करोगे तो आंसर d ही आया ना। क्लियर हुई बात? ओके। अब क्वेश्चन पूछे तो यार आंसर भी कर दिया करो, हाँ सर समझा। कंटिन्यू करते हैं। एन आइडियल गैस इनिशियली हैज अ प्रेशर P एंड वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, इट इज आइसोथर्मली एक्सपांडेड। तो ये पॉइंट ए की बात चल रही है क्योंकि ये चीज आइसोथर्मल है, ये देखो ए बी जो प्रोसेस है ना आइसोथर्मल है, तो इट इज आइसोथर्मली एक्सपांडेड ऑफ इट्स वॉल्यूम 4 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो V की बजाय उसका वॉल्यूम एक्सपांशन के बाद 4V हो जाएगा। देन इट इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू अटेन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V। फिर BC ये आइसोबारिक है, वेल BC इज आइसोबारिक,
क्योंकि यहाँ बकायदा बोला है इसने कांस्टेंट प्रेशर है। देन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Ca कैसा हो गया? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक हो गया। तो मैं ये तीन बातें यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ या फिर तीन बातों को हाईलाइट करता हूँ। पहला आइसोथर्मल, कांस्टेंट प्रेशर दूसरा, और तीसरा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो लेट्स लेबल द प्रोसेसेस हियर। पहला जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल, ये ए बी है। दूसरा ये जो कांस्टेंट प्रोसेस की बात चल रही है कांस्टेंट प्रेशर की, ये BC है। और तीसरा ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात चल रही है ये CA है। अब इसने बोला कि भाई इसका VT कर्व ड्रॉ करो। VT कर्व नहीं होना चाहिए, ये PV कर्व होना चाहिए, क्योंकि VT ऑलरेडी गिवन है। यहां जरा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, आपको बनाना है इसका PV कर्व। फिर बोला कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। तो आप इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन निकालें। तो ये बहुत आसान है। देखो बच्चा, वर्क डन निकालना है तो तीन अलग अलग प्रोसेस आपके सामने है। AB प्रोसेस प्लस BC प्रोसेस प्लस CA प्रोसेस। बस तीनों का वर्क डन जोड़ लें, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। बिल्कुल शुरुआत में ही मैं ये कहता हूं कि CA प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं। अब आप बोले क्यों नहीं है CA प्रोसेस में वर्क डन? चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में कभी भी कोई भी वर्क डन नहीं होता है। अब बचा AB और BC। AB कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे लगाते हैं? तो आप सबको याद होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस लिखते वक्त हम वर्क डन मेंशन करते हैं nRT लॉन फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम प्लस। BC कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर जो है उसको रेफर करते हुए अब हमें वर्क डन लिखना है। तो आपको याद होगा ये होता है PdV। करेक्ट है? यस। या इनफैक्ट अगर मैं इसको कुछ और सही ढंग से लिखूं तो ये ऐसा होना चाहिए, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल प्लस ये जीरो। जस्ट फॉर योर रेफरेंस ये जीरो। अब मैं कुछ चीजें कंफर्म करना चाहता हूं। ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है ये AB है, तो इसमें फाइनल वॉल्यूम कहां का लिखा जाएगा? बी का। B का। शाबाश। तो ये फाइनल हटा के यहां आपको समझ आए इसलिए मैं B लिखता हूं। इनिशियल कहां का लिखा जाएगा? ए। A का। तो ये इनिशियल हटा के मैं यहां A लिखता हूं। टेम्परेचर A का लिखो या B का लिखो, दोनों केसेस में वो T ही है, बिकॉज इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर BC। BC में ये जो प्रेशर है ये कहां का लिखा जाएगा? चाहे B का बोलो चाहे C का बोलो, दोनों केसेस में प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। B पर जितना प्रेशर है ना, यकीन माने C पर भी उतना ही प्रेशर है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आइसोबारिक चल रहा है। अब फाइनल वॉल्यूम यानी कि किसकी वॉल्यूम लिखी जानी चाहिए? सी। T की। शाबाश। और इनिशियल वॉल्यूम यानी किसकी वॉल्यूम लिखी जानी चाहिए? बी। B की। तो ये और ज्यादा परफेक्टली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। अब देखिए, B का वॉल्यूम और A का वॉल्यूम ये हमें पता है, 4V और ये V और ये सब कुछ तो ठीक ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन में हम यहाँ पे अटकेंगे कि भाई C का वॉल्यूम कितना है। C का भी वॉल्यूम पता है और B का भी पता है। प्रेशर लिखना है हमको, प्रेशर। यस। B पर एग्जैक्टली प्रेशर कितना है, क्योंकि ये जो हमें हालात बताए गए हैं, प्रेशर V और प्रेशर वॉल्यूम V और टेम्परेचर T, ये इनिशियल के बताए गए। इनिशियल मतलब A। ठीक है। तो हमें B का एग्जैक्ट प्रेशर पहले ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा एडिशनल काम करते हैं। फॉर प्रोसेस AB, चूंकि ये आइसोथर्मल है, तो क्या हमें ऐसे लिखना अलाउड है? प्रेशर एट A वॉल्यूम एट A शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट B वॉल्यूम एट B। आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस लॉ तो होल्ड करता है ना, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो प्रेशर एट A P है, वॉल्यूम एट A V है, प्रेशर एट B हमें पता करना है, और वॉल्यूम एट B है 4V। 4V कट गया, इसे सॉल्व करने पर हमें मिला प्रेशर एट B इज इक्वल टू P/4। डन विद दिस? यस और नो? यस। अब आइए टोटल वर्क डन पर काम करते हैं। nRT ln
बी का वॉल्यूम 4 4v, ए का वॉल्यूम v प्लस बी का प्रेशर p बाई, yes सी का वॉल्यूम v माइनस बी का वॉल्यूम 4v प्लस 0 का कोई मतलब बाकी नहीं बचा। ये v यहां से कट गया, ठीक है। You are just going to get ln of 4. So this work done will now look like nRT ln of 4 plus p by 4 3v। बट ये जो 3v आ रही है तो नेगेटिव आएगा, है ना, 4 माइनस, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा माइनस। ठीक हो गई बात। लेट्स कंटिन्यू विथ अ लिटिल मोर सिंप्लीफिकेशन। nRT ln of 4 minus 3 by 4 pv। Now what is pv in general? nRT है क्या नहीं? yes So nRT ln of 4 minus 3 by 4 again nRT. So now the final work done will be nRT common ln of 4 minus 3 by 4. Now we can also write this thing as nRT ln of 2 raised to 2 minus 3 by 4, because 4 can now be written as 2 raised to 2. सही है? yes So this thing now can take such a shape, 2 ln of 2 minus 3 by 4। गलत तो नहीं किया मैंने? नंबर की पावर है तो वो ln से बाहर आ जाती है। 2 रेस टू 3 तो 3 ln 2, 2 रेस टू 4 तो 4 ln of 2। अब ln of 2 कितना दिया है? 0.693। तो हम चाहें तो यहाँ 0.693 पुटअप करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर बन रहा है उसको 3/4 से माइनस करें और फिर फाइनल आंसर निकालें। ऐसा हम कर सकते हैं, या इस स्टेज पर ला करके मैं इसको छोड़ता हूं। ये है इसका वर्क। अब यहां पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। इसने हमसे फर्दर ये पूछा कि इस चीज का पीवी कर्व कैसा बनेगा। तो आइए अब पीवी कर्व बनाना पड़ेगा। इसका पीवी कर्व हम कैसे बनाएंगे? ये रहा अपना एग्जांपल। एक एक्सिस पर आप v ले लें, एक एक्सिस पर p ले लें। अब ए बी से शुरू करें आप। ए से बी जा रहे हैं, कैसे हैं? आइसोथर्मल। So this point I would suggest to take as A and this point I would suggest to take as B. क्यों? क्योंकि A पर करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कम है और B पर करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज्यादा है। A पर करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कम है और B पर करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये आइसोथर्मल है, ऐसा कर्व आएगा। याद है ना, हाइपरबोलिक बोलते हैं हम उसको। सीधी लाइन नहीं आएगी ये, करेक्ट है? yes तो ये आइसोथर्मल हो गया, आइसोथर्मल। अच्छा ये क्या था? isobaric आइसोबारिक। तो ये रहा आपका आइसोबारिक कर्व एंड इट्स कंप्रेशन। नोटिस दिस पॉइंट, इट्स कंप्रेशन, क्योंकि B का वॉल्यूम 4v है और C का वॉल्यूम v है, तो हम गैस को दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये हो गया कंप्रेशन आपका C। और लास्ट में ये जो C to A है, ये कैसा है? isocoric आइसोकोरिक। आप बता सकते हैं क्या करना चाहिए मुझे? straight line यस, वेरी गुड। हमको स्ट्रेट लाइन निकालना पड़ेगा और ये ऐसे। फिर आप चाहें तो यहां ये कर दें कि इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है इसे बोल दें V, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है इसे बोल दें 4v। ए के करस्पॉन्डिंग प्रेशर को बोल दें P और इसका टेम्परेचर T है। ये सारा मामला है। तो इसका पीवी कर्व ऐसे दिखेगा। देख लो, ये आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर के निकाल के देखें ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जहां पे आपको इस तरीके की सिचुएशंस हैंडल करनी है। ठीक हो गया? yes
ओके, चलिए मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन है अभी डिस्कशन में, कोशिश करते हैं कि पूरे 12 क्वेश्चंस हो जाएं। वैसे हम काफी स्लो चल रहे हैं, जितने भी उतने करते हैं, एक लेक्चर और एक्स्ट्रा लगेगा और क्या। चलिए ठीक है फिर। यहाँ देखें, ये काफी थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस तो नहीं करना है, बट कंसेप्ट्स अच्छे लगेंगे। एक नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है जिसका मास m है। नॉन कंडक्टिंग बोलते ही समझ जाएं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकती है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग सिर्फ पिस्टन की बात चल रही है, सिलेंडर की नहीं। तो मास है पिस्टन का अपना खुद का m, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, और ये किसी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में रखा है, मतलब परफेक्टली ये एडियाबैटिक की ही बात होगी, क्योंकि इसमें से कोई हीट बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर, स्प्रिंग कांस्टेंट, हाइट ऑफ द पिस्टन आर गिवन बाय दीज टर्म्स T, K, H रिस्पेक्टिवली। इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं आ रहा है। तो अब बताना है कि कितने मोल्स इसके पास हैं। ठीक है, मोल्स निकालने के लिए मैं इसे नंबर 1 दे देता हूं। एक आसान सी इक्वेशन लिखता हूं, PV इक्वल nRT। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि गैस के अंदर जो ये प्रेशर है वो क्या कर रहा है, कितनी चीजों को वो बैलेंस कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर ऐसे दब रहा है ना, वो उसको भी बैलेंस कर रहा है। गैस के अंदर का प्रेशर ये P है मान लो, तो गैस के अंदर का जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर से जो पिस्टन नीचे दब रहा है, एटमॉस्फेयर की प्रेशर की वजह से जो पिस्टन नीचे दबेगा, दबना चाहिए, एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर। तो गैस के अंदर का प्रेशर सबसे पहले इसको बैलेंस कर रहा है। दूसरा, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसके वेट को भी बैलेंस कर रहा है, ये पिस्टन के वेट को भी ये प्रेशर बैलेंस कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, ये लिखा जाए कि ये जो P है ना, ये हटा के ये सब लिखा जाए। ध्यान से देखें, सबसे पहले तो मैंने लिखा P एटमॉस्फेयर प्लस mg फोर्स है। फोर्स से प्रेशर कैसे बनेगा, तो आंसर है mg/a। सही जा रहे हैं। यस। इनटू गैस की वॉल्यूम, मतलब ये जो चेंबर है यहाँ पे, ये पूरा अंदर जो है, इसकी वॉल्यूम कैसे लिखी जाएगी। तो बच्चों लेट्स से कि इसका वॉल्यूम मैं फिलहाल के लिए मानता हूँ V है। अगर आप ध्यान देते हैं तो ये AH ऐसे लिखी जा सकती है, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये V हटा के आप उसकी जगह पे A इंटू H लिखते हैं, इक्वल nRT। आप इस चीज को थोड़ा सिंपल करके A अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस मे लुक लाइक इन दिस वे, P एटमॉस्फेयर उसके साथ A प्लस mg, ठीक है, इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ H इज इक्वल टू nRT। अब अगर हम n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, तो A टाइम्स ऑफ P एटमॉस्फेयर प्लस mg इंटू हाइट ऑफ दैट सिलेंडर डिवाइडेड बाय R इंटू टेम्परेचर, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो बस यहाँ पे मुझे ये चीज आपको समझानी थी कि गैस का एक्चुअल प्रेशर कैसे चीजों को बैलेंस करता है। अब आइए आगे आते हैं, दूसरी चीज इसने पूछी सेकेंड चीज, कि यहाँ पे हमें वर्क डन कैसे लिखना है। हाउ डू वी एग्जैक्टली राइट द वर्क डन इफ द गैस एक्सपांड्स टू अ सर्टेन प्रेशर, सॉरी सर्टेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ D। लेट मी ड्रॉ द फिगर। सेकेंड आर्टिकल, किसी ने कुछ मैसेज किया, लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट। सर इसमें स्प्रिंग फोर्स कंसिडर नहीं होगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। स्प्रिंग फोर्स इसलिए नहीं कंसिडर होगा कि इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड। गुड क्वेश्चन, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड। तो बस ऐसे ही वो थमा हुआ है, स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन या एलोंगेशन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल रिलैक्स्ड हालत में है वो। क्लियर हो गई बात? यस। ओके। अब अगर हमने गैस में कुछ हीट प्रोवाइड की एंड सो ऑन या जो भी रीजन रहा होगा,
वर्क डन बाय द गैस टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय अ डिस्टेंस d व्हेन द गैस इज हीटेड स्लोली। किसी तरीके से हमने उसको हीट किया विद इन द गैस, बाहर से नहीं, विद इन द गैस, क्योंकि ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। हीट मिलने की वजह से क्या होगा, ये ऊपर खिसकेगा पिस्टन। लेट्स से कि ये पिस्टन खिसक के यहां चला जाता है और इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है d, तो फिर वर्क डन कितना हो? तो बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब गैस एक्सपांड होगी तो उसे 3 तरीके से यहां पे काम करना पड़ेगा। नंबर 1, एक मास mg को उसे ऊपर उठाना है, ये भी एक काम है ना, क्योंकि इसके एक्सपांशन में ये जो पिस्टन है इसका अपना खुद का वजन है, इसका अपना खुद का वेट है, इसे आपको ऊपर लिफ्ट करना है। तो सबसे पहला वर्क आपको जो करना है वो ग्रेविटी के लिए करना है। गैस को जो पहला काम करना है वो ग्रेविटी, ग्रेविटी mg ऊपर उठाना है उसको। प्लस दूसरा जो काम आपको करना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट करना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये नहीं चाहेगा कि पिस्टन ऊपर उठेगी, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो उसको नीचे दबाएगा, लेकिन फिर भी गैस एक्सपांड होते 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 पिस्टन को ऊपर शिफ्ट कर रही है। इट इज अगेंस्ट द वर्क डन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर हो रही है बात? सुनो, Yes. तीसरी चीज इसे एक और काम करना पड़ेगा, और इस बार ये काम होगा अगेंस्ट द स्प्रिंग, क्योंकि जब ये पिस्टन ऊपर उठेगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। सोचिए। अब ये तीनों चीजें हमें बहुत चालाकी से लिखनी है तो हमारा वर्कडन का खेल पूरा हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए ग्रेविटी मैंने कैसे लिखा, mgd, mgh, h माने ये d जो हम ऊपर उठा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही काम करना पड़ा। Yes. प्लस वर्क डन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन हो गया p एटमॉस्फेयर इंटू a, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट d, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्लस आप मुझे बताएं अब वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग कैसे लिखें? हाफ के एक्स स्क्वायर। शाबाश, हाफ के डी स्क्वायर, एक्स नहीं, डी से ऊपर उठाया ना बेटा, बहुत अच्छे, सही जवाब दिया तुमने, बिल्कुल सही, गुड, करेक्ट है। ऐसा नो? Yes. अब इसमें तीसरी चीज एक ये और पूछी इसने कि भाई फाइनल टेम्परेचर क्या है एट द एंड, जो फाइनल टेम्परेचर क्रिएट होगा, पूरा एक्सपांशन एक्सपांशन जो होना था हो गया भाई, चलो अब बताओ कि फाइनल टेम्परेचर क्या है। तो फाइनल टेम्परेचर को क्लेम करने के लिए मैं बस आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूं, पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल उतने हैं, आर वही टेम्परेचर फाइनल। अब क्वेश्चन आएगा कि हम पी फाइनल कैसे लिखेंगे। ये जो चीज है ना ये तो अभी भी है, नोटिस करो पहले भी हमने इसको लिखा था, ये प्रेशर ही है, ध्यान लगाओ, ये प्रेशर के लिए इतना सब कुछ लिखा था, ये तो अभी भी है, लेकिन अब इसमें और एडिशनल फोर्स भी है, इसमें एडिशनल फोर्स भी है, ठीक है ना। दिमाग चलाएं, अब ये क्या है, गौर से सुने। अब पी फाइनल mg, ठीक है ना, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स पी एटमॉस्फियर इंटू एरिया, या फोर्स नहीं प्रेशर ही लिख रहे हैं, पी एटमॉस्फियर इंटू एरिया, या अगर फोर्स ही की शक्ल में लिखना है तो पहले पे लिखना पड़ेगा mg बाई ए, करेक्ट है। दूसरा पी एटमॉस्फियर प्लस तीसरा KD. एडी, शाबाश, डिवाइडेड बाई ए, प्रेशर लिख रहे हैं ना बेटा, ये सब मिला के प्रेशर लिखा ना हमने, ये प्रेशर है ना, ये वेट का प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और ये स्प्रिंग का प्रेशर, क्योंकि स्प्रिंग अब कंप्रेस हो गई है, स्प्रिंग नीचे दबाने की कोशिश करेगी पिस्टन को, और ये अंदर की प्रेशर, जो अंदर गैस का प्रेशर डेवलप हो गया है वो उसको संभाल रहा है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखोगे?
ध्यान लगाओ, वॉल्यूम लिखोगे A इंटू एच प्लस डी। पहले से तो था H, अब एक्स्ट्रा डी भी आ गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। इक्वल एन आर टी फाइनल। बस आपको करना यह है कि टी फाइनल को एक साइड में लेकर के एनआर से डिवाइड कर देना है और आपको इस केस में फाइनल टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो मिल जाएगा। खत्म हो गई बात। ये सुनो, Yes. एक और देखते हैं। क्वेश्चंस वाकई डिमांडिंग हैं, चैलेंजिंग हैं। दे आर नॉट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दें। इसमें हमें सबसे पहले तो वर्क डन निकालना है और उसके बाद जो पीवी कर्व दिया हुआ है उसके लिए टीवी और पीटी कर्व बनाना है। तो कर्व्स तो बना लेंगे अपन, पहले तो हम लोग वर्क डन की बात करते हैं। तो बच्चों ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं वर्क डन होता है एरिया अंदर कर्व। अंडर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंदर। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जो क्लोज लूप बना है उस लूप के अंदर का जो एरिया आ रहा है वही हमारा वर्क डन हो जाता है। अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो बनता हुआ हमको नजर आ रहा है ये बिल्कुल एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के पैटर्न में आप चलेंगे। तो लेंथ इसकी क्या हो गई? V naught. और ब्रेड्थ क्या हो गई यहाँ पे? P naught. तो वर्क डन क्या हुआ? P naught into V naught. वी नॉट वी नॉट, और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस। क्यों प्लस लगाएंगे हम? क्योंकि ये एक Clockwise. क्लॉकवाइज है। अब आगे आते हैं और इस ग्राफ के लिए बनाने की कोशिश करते हैं पीटी और वीटी कर्व्स। आइए ध्यान से देखें। अब दीज आर गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर्व्स। सबसे पहले हम अटेम्प्ट करेंगे टीवी कर्व को, जैसे बोला उसने। तो वी शुड नो कि कौन सा प्रोसेस कैसा है। ये कैसा है? आइसोबारिक है। ये वाला भी कैसा है? Isobaric. आइसोबारिक है। ये दोनों कैसे हैं? ये Isochoric. और ये दोनों आइसोकोरिक है। अच्छा, जब आइसोबारिक कर्व होता है तो प्रेशर कैसा होता है? कांस्टेंट। बच्चों अगर प्रेशर कांस्टेंट है ना तो आपको ये याद रखना चाहिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक हो गया? Yes. तो इसका मतलब बीसी जो कर्व है, बी से सी, उसके लिए एक्सपेक्टेड लाइन में ऐसी बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के नाते ग्राफ की लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। और ये इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। देखिए बी पर वॉल्यूम और सी पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। करेक्ट हो गई बात? Yes. आइसोकोरिक, इसमें क्या सोचना? आइसोकोरिक में मुझे नहीं लगता कुछ सोचना है। आइसोकोरिक मतलब सीधा सीधा आइसोकोरिक, कोई टेंशन की बात नहीं। तो सीडी पे आ गए आप बराबर से। डी से ए ये कैसा है? Isobaric. आइसोबारिक है। आइसोबारिक का मतलब फिर एक बार क्या, मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने पड़ेंगे। तो ये ऐसे आएगा नीचे। ठीक हो गया? फिर आप सोचेंगे सर ऐसे क्यों बताया आपने? तो बच्चों डी से ए जा रहे हैं ना, तो ये डी से ए जाते जाते तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए। सही। Yes. और एट लास्ट जो ए बी प्रोसेस है वो भी आइसोकोरिक है। तो आइसोकोरिक में कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर, ऐसे हो जाएगा। ये आप पहुंचे बी पर और ये प्रोसेस हो गया एंड। तो इस ग्राफ का टीवी कर्व ऐसा बनेगा अगर देखा जाए। डन विद दिस?
आइए अब इसका अगला पार्ट बनाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। कौन सा है? पीटी कर्व है ये, पी, सॉरी फॉर दैट, ये टी, ये टी। अब ए बी से शुरू करते हैं। ए बी कैसा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? यस। तो ये तो ऐसा होना चाहिए, ए से बी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हो? यस। सोचें, ध्यान लगाएं। अच्छा, फिर बीसी कैसा है? आइसोबारिक। आइसोबारिक है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना, ये आइसोबारिक हो गया। आइसोबारिक मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, तो ये देखो प्रेशर कांस्टेंट रहा। फिर सीडी कैसा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक है इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चूंकि सी से डी केस में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो यहां भी डिक्रीज होगा, लेकिन ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। क्या कहते हो, सही है? और लास्ट में डी से ए कैसा है? आइसोबारिक। तो ये आइसोबारिक हो गया, पूरा खेल खत्म। है ना मजेदार? इसका ग्राफ ऐसा और ऐसा बनेगा। ये आपको ट्रेस करने आना चाहिए ना, ये ट्रेस करने तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, हर एक प्रोसेस पे ध्यान लगाओगे, कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, और जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो बाकी दो पैरामीटर्स स्ट्रेट लाइन बनते हैं। अगर इसमें से कुछ आइसोथर्मल वर्मल निकल जाता ना तो ऐसा एक हाइपरबोलिक कर्व आ जाता। याद है, इससे पहले हमने बनाया भी था। हम्म, चलिए एक और देखें ऐसा। लेट्स से टेक वन मोर क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट नहीं ना? पूछ लें भाई, अगर ऑडियो ऑन नहीं कर सकते तो फिर मैसेज करके पूछें। अब इस प्रोसेस में ये कह रहा है कि वर्क डन निकालें साइकिल में। हम थोड़ा सा फंस जाएंगे। हम बोलेंगे यार ये तो इसने टीवी कर्व दे दिया, अब वर्क डन निकालने के चक्कर में इसका एरिया मत निकाल देना, गलती हो जाएगी नहीं तो। समझ रहे हैं बात? तो हम वर्क डन निकालते वक्त चुपचाप अपना सा काम करेंगे। भाई चार प्रोसेस है तो टोटल वर्क डन होगा ए बी का वर्क डन, बी सी का वर्क डन, सी डी का वर्क डन, डी ए का वर्क डन। काम खत्म। अगर मैं ये कहूं कि ए बी का वर्क डन 0 है और सी डी का वर्क डन भी 0 है तो आपको यहां ताज्जुब नहीं होना चाहिए। क्यों 0 है दोनों वर्क डन? आइसोकोरिक। हाँ, दोनों के दोनों जो प्रोसेस है ना, ए से बी और सी से डी, ये दोनों के दोनों आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होती है तो वर्क डन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बचा कौन? बीसी और डीए। अच्छा, बीसी ये आइसोथर्मल है। क्या कहते हो? और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे आता है? आर टू टी नॉट एल एन ऑफ वॉल्यूम एट सी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट बी। अच्छे बच्चों समझो, एनआर टेम्परेचर एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब एनआर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वो लेना पड़ता है जिसपे प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है। तो बीसी जो प्रोसेस है वो टू टी नॉट पर एग्जीक्यूट हुआ है और फाइनली वो सी की वॉल्यूम पर पहुंचा और इनिशियली वो बी की वॉल्यूम पर था। चलो अब इस हिसाब से बताओ कि डीए में कितना वर्क डन होगा? एनआर टी नॉट शाबाश। एल एन ऑफ वी ए बाय वी डी। ए बाय वी डी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। सो टोटल वर्क डन हम क्लेम करने लग गए एन आर टू टी नॉट एल एन ऑफ
VC कितना है? 2V0. बस 2V0 अपॉन V0, V0 कट गया, ln(2). खेल खत्म करो, कहानी खत्म करो। सही है। प्लस Yes. nRT0 ln ऑफ, ध्यान लगाओ, हाफ 1/2। करेक्ट जा रहे हो? Yes. आप एक काम यहां पे कर सकते हो कि 1/2 को 2 लिख दो और ये प्लस माइनस कर दो। अक्सर केमिस्ट्री में करवाते हैं आपसे ऐसा काम, और ये माइनस आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेशन है। डीए प्रोसेस में जो है ना, वर्क नेगेटिव हो जाएगा। Yes. ओके, आई होप आप इन चीजों को अच्छे से कंसिडर कर पा रहे हो, ग्रैब कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। चलिए एक और देखें ऐसा, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। वैसे अपने सीक्वेंस में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, इसमें अभी और आगे बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले थे। चलिए ठीक है, कल करते हैं, अगली लेक्चर में करते हैं, नहीं तो और बहुत देर हो जाएगी। पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 8 जो मुझे डिस्कस करना है, इट इज टू लेंथी एंड टू इंटरेस्टिंग टू गो फॉर। बाकी उसके बाद तो बस ग्राफ्स बनाने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, और वर्कडन निकालना है। स्टिल इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर। सो कमिंग क्लास में देखते हैं। फिलहाल ये तो आप कर दें। पीटी कर्व गिवन है, वर्कडन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स n है। कैसे करोगे? तो बच्चों सबसे पहले देखो ए बी लाइन। ए बी लाइन में हमें क्या पता चलता है? बहरहाल चलो, अगर मैं वर्कडन निकालने ही वाला हूं ना यहाँ पे, तो सबसे जो पहली बात है वो तो मुझे ऐसी लिखनी पड़ेगी कि जो टोटल वर्कडन है दैट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यही बात है ना? Yes. अच्छा, आप सोचो ना कि ये ए से बी जो लाइन चल रही है तो स्ट्रेट लाइन है। क्या Yes. इसका मतलब ये माना जाए कि ए बी प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Yes. प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होना, ये कब हो सकता है? Volume constant. वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मिलते ही बत्ती लग जानी चाहिए। नहीं होगा वर्क डन यहाँ पे, ए बी प्रोसेस में वर्क डन नहीं होगा। ए बी प्रोसेस में ना वर्क डन नहीं होगा। आर यू रियलाइजिंग इट? बिकॉज इट विल बी नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस। Pressure and temperature, they are directly proportional. No work can be done here. Yes or no? Yes. सिमिलरली मुझे एक और ऐसा प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है, और वो है सीडी। सीडी में भी मैं देखता हूं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाउएवर ये टेम्परेचर डिक्रीज करने के सेंस में है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन यही बताती है ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट एक्चुअली इट इंडिकेट्स, इस चीज के लिए भी वी कैसा है? कांस्टेंट है। और जो ही मुझे ये पता चला कि सीडी प्रोसेस में भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका सीधा मतलब हम वही क्लेम करेंगे कि सीडी प्रोसेस में भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बचे कौन? दो प्रोसेस बच गए, बीसी और डी ए। आप देखें, बीसी जो प्रोसेस है ना, ये आइसोबारिक है, और एडी जो प्रोसेस है ये भी आइसोबारिक है। ठीक, तो हाउ डू वी राइट द वर्क डन इन दिस केस? तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, बीसी प्रोसेस के लिए हमको लिखना पड़ेगा P2 एंड देन चेंज ऑफ वॉल्यूम, प्लस डीए प्रोसेस में हमें लिखना पड़ेगा P1 एंड देन चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब आप बोलेंगे सर चेंज ऑफ वॉल्यूम तो हमें पता नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जरा गौर से देखें मैं क्या लिखने जा रहा हूं। एनआर चेंज ऑफ टेम्परेचर, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस एनआर इसके लिए करस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर। बट डू रिमेंबर, ये चेंज ऑफ टेम्परेचर मुझे बी से सी के लिए लिखना है, और ये चेंज ऑफ टेम्परेचर मुझे डी से ए के लिए लिखना है। नहीं तो दोनों को ऐड करके 2 टाइम्स कर दोगे तुम लोग, खतरनाक हो। ओके, हो गई बात? इनफैक्ट यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ वॉल्यूम भी इन्हीं के लिए लिखना था, ठीक है ना? अरे भाई, पीडीवी इज इक्वल टू एनआर डीटी लिखते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू एनआर टी का मॉडिफिकेशन। आप जरा इसको फाइनल करो।
NR। बताओ तो BC प्रोसेस में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? T3 माइनस T2 फाइनल माइनस इनिशियल, T3 माइनस T2, देखो डायग्राम दिया हुआ है, प्लस DA प्रोसेस में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ बताओ तो? T1 minus T4. T1 माइनस T4 एंड यू आर डन विथ योर आंसर, खत्म, यही निकालना था इसमें, और कुछ भी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आ गया समझ में? बैठ गई बात दिमाग में? एक और लूं क्वेश्चन? यस, कल का काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा फिर। ले लें एक और? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो, ना बोलो ना लेता हूं। एक ले लो, तुमको पता ही है मानेंगे नहीं, तो खामोश रहो, है ना? ये अब तुमने ठीक से करना है। साइक्लिक प्रोसेस ABCA है, A से B से C और फिर A। VT कर्व गिवन है और हमको बनाना है PV कर्व। गलती ना करें, अच्छे से बनाए। तो हमें बनाना है PV कर्व, ये B और ये P। तो पहले AB जा रहे हैं। AB को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो क्या इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है? Directly proportional. हाँ। VT सॉरी, कांस्टेंट नहीं, गलत जुमला मैंने यूज किया। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना ये बताता है कि प्रेशर इज Constant. कांस्टेंट। तो चुपचाप से AB को ऐसे बना दो, वॉल्यूम बढ़ाओ, ये A ये B, वॉल्यूम बढ़ी, A पर यहां है B पर यहां है, प्रेशर कांस्टेंट है। सही गए? B से C क्या है? Isocoric. तो चुपचाप नीचे उतरो। आइसोकोरिक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इस कर्व के लिए। वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चुपचाप नीचे उतरो, क्योंकि हम यहां क्लेम कर रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब है कि प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो B से C चुपचाप नीचे उतरे आप। लास्ट है C से A जाना है अब वापस। तो ये CA कैसा प्रोसेस दिख रहा है? Isothermal. वेरी गुड, शाबाश। ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल तो ऐसे बनाना पड़ेगा। सही बन गया। इट विल बी हाइपरबोलिक कर्व। तो देखिए इस चीज को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ना? मजेदार। इसमें सारी बातें आ रही है बेटा, हम लोग जो 6 अलग अलग लेक्चर्स ले चुके हैं अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती जा रही हैं। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमें करने हैं। अभी मैंने ये रैंडमली बीच में से एक सीक्वेंस तोड़ करके क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। हालांकि हमने अब तक तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, तो 7 ऑनवर्ड्स 12 तक हमको जाना है। सो होपफुली हम अगली क्लास में उसे कंप्लीट करेंगे। कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग और लंबे चौड़े क्वेश्चन भी उसमें आएंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बूस्ट करेंगे और ज्यादा क्लियरिटी के साथ हमें चीजें समझ में आएंगी। रुक जाए फिर यहाँ पे। यस। Yes.